रीबर्थ होते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था एक जिंदा कनखजूरा निगलना। जैसे ही मैंने क्लासरूम का दरवाजा जोर से खोला, सारे स्टूडेंट्स मुझे घूरने लगे। मैं ठंडे पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख पर पड़ी, 15 जून 2026, मैं अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ये पागल हो गया है क्या? साइको है साला। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे क्लासरूम से बाहर भागा, अपनी पिछली जिंदगी के उस खून खराबे वाले नाइटमेयर से दूर। रास्ते में मुझे एक फायर एक्स मिली। मैं उसे उठाकर सीधे लेबोरेटरी की तरफ भागा। मैंने कुल्हाड़ी से लैब का दरवाजा तोड़ डाला, फिर उस छोटे से कीड़े को ढूंढ निकाला जिसका भविष्य ड्रैगन बनना था। वो अभी भी कांच के जार में तड़प रहा था, अपनी किस्मत से पूरी तरह अनजान। मैंने जार उठाया और पर्पल मिस्ट आने से ठीक एक पल पहले उसे जिंदा निकल गया। जैसे ही वो मेरे गले से नीचे उतरा, ऐसा लगा मानो सड़ा हुआ जहर मेरे पेट को अंदर से जला रहा हो। मैं दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी स्किन फट रही थी, हड्डियां टूटकर दोबारा बन रही थीं, अंदरूनी अंग बदल रहे थे। मैं दर्द से तड़पने लगा। उसी वक्त बाहर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। पर्पल मिस्ट आ चुकी थी, अपोकलिप्स शुरू हो चुका था। जल्द ही लोगों को पता चलने वाला था, जिसने मटन बन खाया था वो भेड़ में बदल गया, जिसने डक नेक खाई थी वो डक मॉन्स्टर बन गया। लेकिन जब बाकी सब लोग डर के मारे भाग रहे थे, मैं पहले ही इस आफत को निगल चुका था। इस जिंदगी में मैं कभी शिकार नहीं बनूंगा। कुछ देर बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और खुद को जमीन से उठाया। मेरे कपड़े पूरी तरह फट चुके थे, मेरी लीन और मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने हाथों को देखा, पतले, सफेद, कमजोर दिखने वाले हाथ। लेकिन अगले ही पल मेरी उंगलियों से 5 काली बोन ब्लेड्स बाहर निकल आईं। ऐसा लग रहा था जैसे काली तलवारें हों जो नीली डरावनी रोशनी से चमक रही थीं। टैलेंट अवेकेंड कैलामिटी सिम्बियोट SSS क्लास एबिलिटीज: एब्सोल्यूट पॉइजन इम्यूनिटी, लिम्ब रीजनरेशन, एक्सोस्केलेटन हार्डनिंग, वेनम कंट्रोल। मैं हल्का सा मुस्कुराया, काम कर गया। और अगले ही पल मेरे अंदर ताकत का भयानक तूफान दौड़ गया। मेरे होठों से एक धीमी पागलों जैसी हंसी निकली जो पूरे खाली एकेडमिक बिल्डिंग में गूंज उठी। तभी लेबोरेटरी का दरवाजा किसी मॉन्स्टर जैसी ताकत से उड़ गया। पूरा लोहे का दरवाजा हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। धूल धीरे धीरे हटने लगी और एंट्रेंस पर एक डरावनी परछाई दिखाई दी। वो कैंपस का सिक्योरिटी गार्ड झांग होंग था, लेकिन अब उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। उसकी यूनिफॉर्म फट चुकी थी, मांसपेशियां असामान्य तरीके से फूल गई थीं। उसकी स्किन नीली और सड़ी हुई लग रही थी। पूरे शरीर पर काले फोड़े उभरे हुए थे। उसके सिर का आधा हिस्सा सूज चुका था, एक आंख बाहर लटक रही थी और उसके मुंह से पीली हरी लार टपक रही थी। पर्पल मिस्ट शुरू होने के वक्त वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिसकी वजह से उसने जरूरत से ज्यादा मिस्ट अंदर खींच ली। इसीलिए वो सीधे टीयर, एक वेरिएंट मॉन्स्टर बन गया। उसने मुझे देखते ही डरावनी दहाड़ मारी। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। उसे सिर्फ ताजा इंसानी मांस चाहिए था। मैं धीरे से मुस्कुराया। परफेक्ट टाइमिंग। नई बॉडी टेस्ट करने के लिए मुझे पंचिंग बैग चाहिए ही था। अगले ही पल वो मॉन्स्टर पागल टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसने अपना विशाल हाथ उठाया, जो इंसान की जांघ से भी मोटा था, और पूरी ताकत से मेरे सिर पर हमला किया। उस पंच में कम से कम 500 किलो की ताकत थी। अगर वो किसी आम इंसान को लगता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैंने बस हल्का सा शरीर मोड़ा, इतनी तेज रफ्तार से कि हवा में मेरी आफ्टर इमेज तक दिखाई देने लगी। झांग होंग का पंच सीधे जमीन पर लगा। कंक्रीट फ्लोर टूट गई और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। दीवारों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, लेकिन तब तक मैं उसके बगल में पहुंच चुका था। टू स्लो। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगले ही पल मेरे दाएं हाथ की हड्डियां बाहर निकलने लगी। बोन स्पर्स लंबी होकर तलवार जैसी बन गई। मैंने उसकी मोटी गर्दन पर एक तेज वार किया। ऐसा लगा जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। जरा भी रेजिस्टेंस नहीं। 1 हिट किल। यही फर्क था एक S क्लास टैलेंट और टीयर, एक वेरिएंट के बीच। मैंने उसकी गिरती हुई लाश की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। अपने बोन स्पूर से उसकी छाती चीर दी। उसके काले बैंगनी धड़कते दिल के पास से मैंने चावल के दाने जितना छोटा ग्रे क्रिस्टल निकाला। टीयर, एक कोर्प्स कोर, अपोकलिप्स की असली करेंसी और एवोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स। मैंने उसे सीधे मुंह में डाल लिया, ऐसे चबाया जैसे कोई कैंडी खा रहा हूँ। अगले ही पल एक गर्म लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी थका हुआ स्टेमिना तुरंत रिकवर होने लगा। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इतना काफी नहीं है। मैंने बाहर कैंपस की तरफ देखा। पूरा शहर पर्पल मिस्ट से ढक चुका था। हर तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। लेकिन उस हेल्सकेप को देखकर भी मेरे चेहरे पर डर नहीं आया, बल्कि एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। मैंने फायर एक्स उठाई और झांग होंग की लाश के ऊपर से चलते हुए लैब से बाहर निकल गया। एक्ट 3, द सेंट्स डाई फर्स्ट।
वही जाना पहचाना कैंपस अब पूरा स्लॉटर हाउस बन चुका था। स्टूडेंट्स अपने ही क्लासमेट्स को नोच नोच कर खा रहे थे। बचाओ मुझे और तेज भागो। लगभग दर्जन भर स्टूडेंट्स जान बचाकर एकेडमिक बिल्डिंग से भाग रहे थे। सबके कपड़ों पर खून लगा था, चेहरों पर सिर्फ डर था। उनके ग्रुप को लीड कर रहा था ली हाओ, बास्केटबॉल जर्सी पहने हुए। वो हाथ में टूटा हुआ मॉप हैंडल लेकर भाग रहा था और रास्ते में आने वाले लोगों को धक्का मारकर हटा रहा था। उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी, लेकिन उनके पीछे एक असली नाइटमेयर दौड़ रहा था, डिवाउरर। वो पहले कैफेटेरिया की एक आंटी थी, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह म्यूटेट हो चुका था। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए थे और वो मकड़ी की तरह जमीन पर रेंग रही थी। उसका पेट बीच से फट चुका था और वहां एक विशाल मुंह बन गया था जिसमें रेजर शार्प दांत चमक रहे थे। अगले ही पल उसकी लंबी जीभ हार्पून की तरह बाहर निकली, सीधे पीछे भाग रहे मोटे स्टूडेंट के शरीर को चीरते हुए निकल गई। उसकी दर्दनाक चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी, मुझे बचाओ, ली हाओ, बचाओ मुझे। वो मोटा स्टूडेंट पेड़ के तने को पकड़कर कांपते हुए हाथ बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था, लेकिन ली हाओ ने पीछे मुड़कर देखा और रुकने के बजाय और तेज भागने लगा। इतना ही नहीं, मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक लड़की को पीछे धक्का दे दिया। लड़की जमीन पर गिर पड़ी और डेवावरर तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ा। मैं रास्ते के बीच खड़ा ये सब देख रहा था। दोनों हाथ पॉकेट में थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ह्यूमन नेचर, चाहे इसे कितनी बार देख लो, हर बार मजेदार लगता है। तभी ली हाओ मेरी तरफ भागता हुआ आया। हटो रास्ते से साले, मरना है क्या? उसकी आंखों में सिर्फ पैनिक था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था मैं कौन हूँ। उसके लिए मैं बस एक ऑब्स्टिकल था। अगले ही पल उसने टूटा हुआ मॉप हैंडल पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमा दिया। पूरा कैंपस एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि मैंने उसके फुल फोर्स अटैक को सिर्फ एक उंगली से रोक दिया था। ली हाओ की आंखें फट गईं। मेरा हाथ, उसकी कलाई बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, ली हाओ ज्यादा ड्रामा करोगे तो बहुत दर्द होगा। भागते हुए बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर वहीं जम गए। कुछ पल के लिए तो वो पीछे वाले मॉन्स्टर को भी भूल गए थे, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरी नजर उनके पीछे खड़े उस डिवावरर पर थी जो अभी भी आधी लाश को चबा रहा था। अचानक मॉन्स्टर रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। शायद उसने मेरे अंदर की उस खतरनाक ऑरा को महसूस कर लिया था, एक हायर प्रेडेटर की प्रेजेंस। अगले ही पल उसने आधी खाई हुई लाश को थूक दिया और उसके पेट वाले मुंह से धीमी सी डर भरी आवाज निकली। इतना खूंखार मॉन्स्टर, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। तुमने अपना पेट भर लिया है, अब खाने की कीमत के बदले अपना कोर मुझे दे दो, मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। अगले ही पल मेरी बॉडी हवा में गायब हो गई। विंड मूवमेंट, किसी को समझ भी नहीं आया क्या हुआ, और मैं पहले ही उस स्पाइडर मॉन्स्टर की पीठ पर खड़ा था। फिर मेरे दाएं हाथ के बोन स्पर्श ड्रिल की तरह घूमने लगे। हड्डियां उसके स्कल के आर पार निकल गईं, ऊपर से घुसकर सीधे जबड़े के नीचे से बाहर निकल आई। वो विशाल मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। पर्पल डस्ट हवा में फैल गई। पूरा कैंपस एक पल के लिए शांत हो गई। बाकी स्टूडेंट्स मुझे घूरने लगे। उनकी आंखों का डर धीरे धीरे उम्मीद में बदलने लगा, जैसे डूबते इंसान को लाइफ सेवर मिल गया हो। कुछ लोग मेरी तरफ भागे, भाई हमें बचा लो, प्लीज हमें यहाँ से निकालो, तुम इतने स्ट्रांग हो। लेकिन तभी बाद ली हाओ अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ तानी। तुम इतने ताकतवर थे तो पहले कुछ किया क्यों नहीं? अगर तुम पहले आ जाते तो इतने लोग नहीं मरते। असल में उन्हें तुमने मारा है। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ सही कह रहा है, तुम बस देखते रहे, तुम मर्डरर हो। भीड़ अचानक मुझे ही दोष देने लगी। मैंने बिना कुछ बोले सीधे ली हाओ की छाती पर एक किक मारी। उसकी पसलियां टूटने की आवाज पूरे कैंपस में गूंजी। उसकी सांस वहीं रुक गई। मैंने ठंडी नजरों से उसकी लाश को देखा। सोचा नहीं था ज़ॉम्बी वायरस इतने नेक और शरीफ स्टूडेंट्स को भी इन्फेक्ट कर देगा। अचानक था। मैंने मुड़ते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, गुड लक, और फिर मैं पर्पल मिस्ट में गायब हो गया। मेरे पीछे फिर चीखें शुरू हो गई, मांस फटने की आवाजें, रोना, मौत। लेकिन मेरी हार्टबीट बिल्कुल स्टेबल थी। मैं पहले ही सोच रहा था मेरा अगला शिकार कहां मिलेगा। अपोकलिप्स में सबसे पहले सेंट्स मरते हैं, सिर्फ रूथलेस लोग ही सरवाइव करते हैं। एक्ट 4, द सुपरमार्केट एंड द गॉडेस। जियांगचंग यूनिवर्सिटी का सुपरमार्केट अब सर्वाइवर्स का आखिरी सेफ जोन बन चुका था, लेकिन असल में वो एक जायंट ग्लास कॉफिन था। रोलिंग शटर आधा बंद था। ग्लास डोर्स को शेल्व्स और वाटर क्रेट से ब्लॉक किया गया था। बाहर दर्जनों ज़ॉम्बीज लगातार ग्लास पर हमला कर रहे थे। उनके खून के निशान पूरे दरवाजे पर फैले हुए थे। अंदर की हवा बदबू से भरी थी, पसीना, इंस्टेंट नूडल्स और डर की स्मेल। लगभग 50 सर्वाइवर्स अंदर छिपे हुए थे। उनके बीच एक व्हाइट ड्रेस पहने लड़की खड़ी थी। उसके कपड़ों पर धूल लगी थी। चेहरा डर से पीला था, लेकिन उसकी खूबसूरती फिर भी छुप नहीं रही थी। लिन वई, यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरी पिछली जिंदगी की गॉडेस। वो टेबल पर खड़ी मेगाफोन पकड़े सबको ऑर्डर्स दे रही थी। सब पैनिक मत करो, मैंने अपने अंकल से कांटेक्ट कर लिया है। वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं। आर्मी जल्द ही हमें रेस्क्यू करने आएगी। तब तक सारे फूड सप्लाईज बराबर बांटे जाएंगे। जो भी खाना छिपाएगा उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके आसपास कुछ स्ट्रॉन्ग मेल स्टूडेंट्स बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े थे। ए चश्मिश, चॉकलेट नीचे रख, और तुम
जाकर गेट गार्ड करो। लिनवे ने क्राउड को कंट्रोल में आते देखा और उसके चेहरे पर हल्की स्मग स्माइल आ गई। उसे पता था इस टूट चुकी दुनिया में जिसके पास पावर होगी वही क्वीन बनेगी। तभी सुपरमार्केट के पीछे वाला फायर डोर जोर से हिल गया, आयरन फ्रेम तक मुड़ गया। लिनवे डर कर चिल्लाई, क्या बैक डोर लॉक नहीं था? जल्दी जंगख्यांग कुछ लड़कों को लेकर जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी, पूरा आयरन डोर उड़कर अंदर आ गिरा। धूल के बीच एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया। हाथ में ब्लड स्टेन्ड फायर एक्स थी, सफेद टी शर्ट खून से रंग चुकी थी, उसकी स्किन पर पर्पल पैटर्न्स चमक रहे थे और उसकी आंखों से ऐसी खतरनाक ऑरा निकल रही थी जिससे लोगों का खून जम जाए। पूरा सुपरमार्केट शांत हो गया। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए, उन्हें लगा कोई हाई लेवल मॉन्स्टर अंदर आ गया है। लेकिन तभी लिनवे की आंखें फैल गईं। सू जिंगचैन, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। 1 घंटे पहले तक मैं बस एक गरीब और शांत स्टूडेंट था, लेकिन अब मेरे शरीर से खून और मौत की स्मेल आ रही थी। मेरी आंखों में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे हाई कैलोरी फूड सेक्शन में गया। डार्क चॉकलेट का पैकेट फाड़ा, पूरा मुंह में भर लिया, फिर रेड बुल का कैन क्रश करके एक ही बार में पी गया। मेरे अंदर की एनर्जी तेजी से रिकवर होने लगी। लिनवे मुझे ध्यान से देख रही थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वो मुझे अपने कंट्रोल में कर ले तो उसकी सेफ्टी गारंटीड थी। उसने तुरंत मासूम चेहरा बनाया, आवाज को नरम किया, जिंगचैन हम क्लासमेट्स हैं, तुम मुझे पसंद करते थे ना? वही पुराना ड्रामा, विक्टिम बनना, चार्म इस्तेमाल करना। पिछली जिंदगी में उसने यही ट्रिक्स इस्तेमाल करके कई लोगों को मरवाया था। मैं धीरे से हंसने लगा, फिर कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ा। तभी ताइक्वांडो क्लब का प्रेसिडेंट झंग च्यांग बीच में आ गया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक कैजुअल बैकहैंड मारा। उसका पूरा शरीर रैग डॉल की तरह हवा में उड़ गया और डिस्प्ले रैक से टकरा गया। उसका जॉ तुरंत टूट गया, वो बिना चीखे वहीं बेहोश हो गया। पूरा सुपरमार्केट पैनिक में चिल्लाने लगा। बाकी लड़के डरकर पीछे हट गए। ये इंसान है भी, एक थप्पड़ में गिरा दिया। मैं धीरे धीरे टेबल पर चढ़ा और लिनवे के सामने जाकर रुक गया। अब उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। वो कांपते हुए पीछे गिर गई। शू जिंगचैन प्लीज। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया। मेरी पकड़ बर्फ जैसे ठंडी थी। मेरी उंगलियों से निकले बोन स्पर्स धीरे धीरे और बाहर आने लगे। उनकी नोक लिनवे की गर्दन की नस को छू रही थी। मैं उसके कान के पास झुका और धीरे से बोला, तुम्हें लगता था शू जिंगचैन पूरी तरह बेवकूफ था, है ना? तभी अचानक सुपरमार्केट के मेन एंट्रेंस का ग्लास वॉल टूट गया। एक विशाल ज़ॉम्बी अंदर घुस आया, लगभग 3 मीटर लंबा। उसकी स्किन मेटालिक ग्रे थी और उसके दोनों हाथ विशाल हथौड़ों जैसे बन चुके थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था जिसमें रेजर शार्प दांत चमक रहे थे। टीयर, एक वेरिएंट बोन क्रशर। मॉन्स्टर अंदर आ गया। पूरा सुपरमार्केट पैनिक में डूब गया। लोग चीखते हुए भागने लगे। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। लिनवे डर के मारे कांपने लगी। प्लीज मुझे बचा लो, मैं जो कहोगे करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस मुझे छोड़कर मत जाना। उसे पता था इस जगह सिर्फ एक इंसान उसे बचा सकता है। मैंने नीचे कांपती हुई लिनवे को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल मैंने उसके कपड़े पकड़कर उसे सीधे मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। उसका शरीर दीवार से टकराया, उसकी छाती बुरी तरह कुचल गई, खून हर तरफ फैल गया। वही लड़की जो पिछली जिंदगी में मुझ पर हंसती थी और जिसने मुझे मौत की तरफ धकेला था, आज खुद मौत के सामने पड़ी थी। लेकिन उसी 2 सेकंड का फायदा उठाकर मैं मूव कर चुका था। मैं बिजली की रफ्तार से उछला और सीधे बोन क्रशर के कंधों पर जा उतरा। मेरे दोनों हाथों से बोन ब्लेड्स बाहर निकले। झपक, मैंने सीधे उसकी आंखों में घुसा दिए। मॉन्स्टर दर्द से दहाड़ा और उसकी विशाल बॉडी जमीन पर गिर गई। मैं नीचे उतरा, शांत चेहरा, बिना इमोशन। मैंने उसका कोर निकाला, फिर पास पड़े डफल बैग में हाई कैलोरी फूड भरना शुरू कर दिया। चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन बार्स, सब कुछ। काम खत्म होने के बाद मैंने मरती हुई लिनवे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो खून में पड़ी कांप रही थी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो शू जिंगचैन, जो कभी उसे देखकर शर्माता था, बहुत पहले मर चुका था। अब जो बचा था वो नरक से वापस लौटा हुआ एक मॉन्स्टर था। मैं सुपरमार्केट से बाहर निकल गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। मेरे शरीर की हर मसल दर्द से चिल्ला रही थी। सेंटीपिड वेनम के साथ फ्यूज होने के बाद मेरे शरीर को अब और ज्यादा पावरफुल नरिशमेंट चाहिए था। मैं जियांगचंग यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बोटेनिकल गार्डन की तरफ बढ़ने लगा। पिछली जिंदगी में ये जगह एक पूरी स्वाट टीम की कब्र बन गई थी। यहाँ का बूढ़ा माली पर्पल मिस्ट के अंदर एक 100 साल पुराने ड्रैगन ट्री के साथ फ्यूज हो गया था और एक टीयर, एक पीक वेरिएंट बन चुका था। फॉरेस्ट सायोन, उसका वुड एट्रीब्यूट कोर ही वो चीज थी जो मेरे शरीर में फैल रहे टॉक्सिक म्यूटेशन को स्टेबल कर सकती थी। गार्डन का विशाल ग्लास डोम अब ब्लैक माइसीलियम से ढका हुआ था। पूरा स्ट्रक्चर किसी सांस लेते हुए मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते ऐसे दब रहे थे मानो सड़े हुए मांस पर चल रहा हूँ। अचानक जमीन फटने लगी। काउंटलेस वाइन्स बाहर निकल आईं। उनके सिरे लांपरे जैसे मुंह में बदल चुके थे। लेकिन तभी मेरी पीठ से 4 विशाल बोन अपेंडेजेस बाहर निकले। सेंटीपिड जेन्स ने मुझे एक्स्ट्रा लिम्स देने शुरू कर दिए थे। जैसे ही वाइन्स मुझ पर हमला करने आई, मेरे बोन लिम्स ने उन्हें जमीन पर ठोक दिया। उनसे बच्चों जैसी दर्दनाक चीखें निकलने
लगी हैं। मैंने सामने एक विशाल बैनियन ट्री देखा। उसके तने पर इंसानी चेहरा उभरा हुआ था। वही बूढ़ा माली। उसकी आंखें लकड़ी में बदल चुकी थीं। नीचे का शरीर पूरी तरह रूट्स में फ्यूज हो गया था। उसके आसपास सूखी हुई लाशें लटक रही थीं, मानो किसी कसाई की दुकान हो। अचानक पूरा बोटेनिकल गार्डन कांप उठा। सैकड़ों रूट्स जमीन चीरकर बाहर आने लगी। ऊपर आसमान तक रूट्स का जाल फैल गया। मैंने शांत नजरों से चारों तरफ देखा। नंबर्स का मतलब पावर नहीं होता। पर्पल टॉक्सिक मिस्ट मेरे शरीर से एक्सप्लोजन की तरह बाहर निकली। जो भी रूट्स उस पॉइजन को छूती वो तुरंत गलकर स्लाइम बन जाती। मैं टॉक्सिक फॉग के बीच बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। मेरे चारों बोन लिम्स मीट ग्राइंडर की तरह घूम रहे थे। लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स सब टुकड़ों में कटते जा रहे थे। कुछ ही सेकंड में मैं ट्री डीमन के सामने पहुंच गया। मैंने अपना बोन ब्लेड उसके चेहरे पर दे मारा। धड़ा। ट्री डीमन दर्द से दहाड़ उठा। उसने तुरंत रूट्स की शील्ड बना ली, लेकिन उसे क्या पता था मेरा बोन ब्लेड न्यूरोटॉक्सिन से भरा हुआ था। जैसे ही ब्लेड ने शील्ड को काटा, पॉइजन उसके पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फैल गया और वो वहीं फ्रीज हो गया, क्योंकि आखिर प्लांट का नर्वस सिस्टम ही होता है। मैं उसके तने पर चढ़ गया और अपना बोन ब्लेड सीधे उसकी आंखों के बीच घुसा दिया। एक एमरल्ड ग्रीन कोर मेरी हथेली में आ गिरा। अगले ही पल पूरा बोटेनिकल गार्डन सूखी लकड़ी में बदल गया। मैंने तुरंत उस कोर को निगल लिया। उसकी ठंडी लाइफ एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई। मेरी पीठ पर निकले बोन लिम्स की वजह से बने जख्म तेजी से हील होने लगे। तभी मुझे जड़ों के बीच कुछ दिखाई दिया। एक स्वॉट टीम की लाशें। उनके पास पड़ा था एक टाइप 95 असॉल्ट राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स और खून से सना हुआ मैप पर लाइब्रेरी के ऊपर एक स्कल मार्क बना हुआ था और उसके नीचे लिखा था, दिस इज द नेस्ट, पास मत जाना, दे आर इंक्यूबेटिंग, द ब्रीडिंग ग्राउंड अपीयर्ड अहेड ऑफ स्केड्यूल। टैक्टिकल बैकपैक अपने कंधे पर टांगकर मैंने लाइब्रेरी की तरफ देखा। उस नेस्ट के नीचे अभी और भी कोर्स मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सीधे वहां नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर दो ताकतें आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ सेंटीपीड का जहरीला जहर और दूसरी तरफ ट्री डीमन की लाइफ एनर्जी। कभी मेरा शरीर आग की तरह गर्म हो जाता तो कभी बर्फ जैसा ठंडा। मेरी हड्डियों के अंदर से लगातार क्रैक क्रैक की आवाज आ रही थी। मुझे अपना टीयर 2 एवोल्यूशन पूरा करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। मैंने एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर लगभग 20 स्टूडेंट्स छुपे हुए थे। सबके चेहरे डर से सफेद पड़े थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सब पीछे जाओ। अगर किसी ने आवाज की तो उसे बाहर ज़ॉम्बीज के बीच फेंक दूंगा। सभी तुरंत डरकर पीछे के कोने में सिमट गए। मैं पोडियम पर जाकर बैठ गया, आंखें बंद की और अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू किया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हड्डियों को तोड़कर दोबारा बना रहा हो। तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंजा, सेलेक्ट एवोल्यूशन पाथ, अ फैंटम असैसिन, बी कोलोसस, सी बॉर्न टायरेंट। पिछली जिंदगी में मैंने स्पीड चुनी थी, लेकिन इस बार मैं टैंक बनना चाहता था। ऐसा मॉन्स्टर जो हर अटैक झेल सके और सामने वाली हर चीज को कुचल दे। ऑप्शन सी। अचानक मेरी स्पाइन में जोरदार एक्सप्लोजन जैसा दर्द उठा। सफेद बोन स्पाइक्स मेरी स्किन चीरते हुए बाहर निकल आए। मेरे शरीर पर पिच ब्लैक एक्सोस्केलेटन बनने लगा। चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स सब धीरे धीरे बोन आर्मर से कवर होने लगे। उस आर्मर के ऊपर पर्पल वेन्स चमक रही थी। मेरी उंगलियां लंबी हो गईं, नेल्स मेटालिक क्लॉज में बदल गए और माथे के दोनों तरफ डीमन जैसे हॉर्न्स निकल आए। टियर 2 अनलॉक्ड बोन टायरेंट। न्यू एबिलिटीज, बोन आर्मर, टॉक्सिक ऑरा, स्ट्रेंथ बूस्ट प्लस 300%। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरा आर्मर चलते वक्त क्लिक क्लिक की आवाज कर रहा था। अब मेरा एक पंच भी कंक्रीट वॉल तोड़ सकता था। तभी धड़ा, क्लासरूम का पिछला दरवाजा उड़ गया। एक विशाल मॉन्स्टर अंदर घुस आया। उसके 3 सिर थे और 8 हाथ। वो कई इंसानी लाशों के जुड़कर बने हुए मांस का ढेर लग रहा था। टियर 2 स्टिचर। मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। उसने अपने सारे हाथों से एक साथ मेरे सीने पर हमला किया। क्लैंग। पूरे कमरे में लोहे टकराने जैसी आवाज गूंज गई। उसके अटैक से मेरे आर्मर पर सिर्फ एक हल्का निशान बना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बस इतना, तुम मेरा डिफेंस भी नहीं तोड़ सकते। अगले ही पल मैंने सीधा पंच मारा। धड़ाम। उसका बीच वाला सिर तरबूज की तरह फट गया। पूरा शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। 1 हिट किल। पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे। मैंने जमीन से एक डैगर उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया। अगर जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। इतना कहकर मैं क्लासरूम से बाहर निकल गया। हॉलवे में हर तरफ मॉन्स्टर्स की दहाड़ें गूंज रही थीं, लेकिन अब वो मुझे डराने वाली आवाजें नहीं थीं। वो तो मेरे कोरोनेशन की घोषणा जैसी लग रही थी। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट के डॉर्म्स के 4th फ्लोर पर पहुंचा। पूरा फ्लोर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। कारपेट पूरी तरह खून से भीगा था और मेरे बूट्स के नीचे स्क्विश स्क्विश की आवाज कर रहा था। दीवारों पर लगे मोजार्ट और बेथोवन के पोर्ट्रेट्स भी खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद रो रहे हों। तभी मेरे कानों में एक अजीब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड गूंजी। वो सबसे अंदर वाले रिहर्सल हॉल से आ रही थी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह साइकिक म्यूटेशन का संकेत था। साइकिक कोर स्ट्रेंथ कोर से 10 गुना ज्यादा रेयर होता है और
अभी मेरी बॉडी के अंदर जो केओस चल रहा था उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे इसकी बेहद जरूरत थी। मैंने साउंड प्रूफ डोर को धीरे से पुश किया। अंदर डिपार्टमेंट हेड पियानो के सामने बैठे थे। उन्होंने टक्सीडो पहन रखा था, लेकिन उनकी उंगलियां इंसानी नहीं रही, वो लंबी बोन ब्लेड्स में बदल चुकी थीं। उनके आसपास 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज घुटनों के बल बैठी थीं। सबके कानों, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उनके दिमाग साउंड वेव से लिटरली फट चुके थे। म्यूटेटेड प्रोफेसर ने पियानो की कीज दबाई। अचानक हवा कांप उठी। ट्रांसपेरेंट साउंड वेव्स ब्लास्ट की तरह मेरी तरफ आईं। मैंने तुरंत अपने हाथ आगे किए। मेरा बोन आर्मर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। उस पर बारीक क्रैक्स बनने लगे, साउंड वेव्स जो फिजिकल डैमेज कर सकती थीं। इंटरेस्टिंग। अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। रिइंफोर्स्ड ग्लास चूर चूर हो गया। शैंडलियर्स टूटकर नीचे गिर पड़े। उस साउंड अटैक के बीच आगे बढ़ते हुए मेरी स्किन फटने लगी। मेरे अंदरूनी अंग तक कांप उठे। लेकिन जितना दर्द बढ़ रहा था, मेरी किलिंग इंटेंट उतनी ही डेंजरस होती जा रही थी। 5 मीटर्स, 3 मीटर्स, 1 मीटर। अचानक उसकी 10 उंगलियां स्कैल्पल जैसी तेज बोन ब्लेड्स में बदल गईं और वो सीधे मेरे सीने की तरफ बढ़ीं। मैंने बॉडी को हाफ मीटर शिफ्ट किया और अपना राइट बोन ब्लेड घुमाया। स्लैश। पर्पल टॉक्सिक एनर्जी के साथ मेरा वार सीधा उसके ऊपर से गुजर गया। क्रैक। $1,000,000 स्टाइनवे पियानो 2 हिस्सों में कट गया और उसके साथ प्रोफेसर की लोअर बॉडी भी। मैंने उसके सीने पर पैर रखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा म्यूजिक बहुत घटिया है। धड़म। एक स्टॉम्प में उसका अंत हो गया। उसके शरीर से एक हल्का ब्लू क्रिस्टल निकला। टीयर, एक पीक अकूस्टिक कोर। मैंने उसे तुरंत निगल लिया। एक बर्फ जैसी ठंडी एनर्जी मेरे दिमाग में फैल गई। मेरी हियरिंग अचानक कई गुना बढ़ गई। अब मैं नीचे घूमते ज़ॉम्बीज के शरीर के अंदर बहते खून की आवाज तक सुन सकता था। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी मेटल कैबिनेट पर गई। अंदर से हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैं बेकार में अच्छे लोगों को नहीं मारता। मैंने कैबिनेट खोली। अंदर से एक लड़का डरते हुए बाहर निकला। मुझे मत मारो। उसके हाथ में एक मॉडिफाइड स्क्रीन थी। उसमें लाइब्रेरी का थर्मल इमेजिंग मैप दिख रहा था। मैप पर लाल रंग के काउंटलेस डॉट्स थे, जैसे अंदर हजारों मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हों। और सबसे नीचे एक जायंट ब्लड रेड सिलुएट दिखाई दे रही थी। उससे बेहद खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। लड़का कांपती आवाज में बोला, वो सिर्फ ज़ॉम्बीज पैदा नहीं कर रहा, वो एक किंग तैयार कर रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? उसने अपनी जेब से एक डिवाइस निकाला। मैंने फेज इन्वर्जन अकूस्टिक कैंसलर बनाया है। ये सिर्फ 30% साउंड कैंसिल करता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। टैलेंट? नाम क्या है? चेन मो, फिजिक्स मेजर, सीनियर स्टूडेंट। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यहीं रहो और ज़ॉम्बीज का खाना बन जाओ, या अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। चेनमो ने बिना 1 सेकंड गंवाए जवाब दिया, मैं आपके साथ चलूंगा, तो मेरे पास ही रहना। जैसे ही हम रिहर्सल रूम से बाहर निकले, दूर आसमान में जोरदार धमाका गूंजा। बू! ये थंडर नहीं था, ये मिलिट्री की रॉकेट आर्टिलरी थी। मैंने विंडो से बाहर देखा। होराइजन पर एक काला समुंदर आगे बढ़ रहा था। मिलियंस ऑफ ज़ॉम्बीज, एक मेगा हॉर्ड जो सीधे यूनिवर्सिटी सिटी की तरफ बढ़ रहा था। असल हेल अब शुरू होने वाला था। लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट था। एक हंटर का एक्साइटमेंट जो अपने सामने शिकारों का पूरा झुंड देख रहा हो। स्टेज। तुम्हारा ड्रोन कितनी दूर तक उड़ सकता है? चेनमो ने तुरंत जवाब दिया, लगभग 2 किलोमीटर, लेकिन पर्पल मिस्ट की वजह से सिग्नल कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। काफी है। मैंने दूर खड़े सेंट्रल क्लॉक टावर की तरफ इशारा किया। चलो वहां चलते हैं। हमें अपने गेस्ट के लिए एक वेलकम गिफ्ट तैयार करना है। पर्पल मिस्ट आए हुए लगभग 4.5 घंटे हो चुके थे। पूरी जांगचेंग यूनिवर्सिटी अब क्वारंटीन जोन बन चुकी थी। मिलिट्री ने स्कोर्च्ड अर्थ स्ट्रेटेजी शुरू कर दी थी। अचानक दूर एक भयानक एक्सप्लोजन, एक थर्मोबैरिक बम फटा और पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया। शॉकवेव से आसपास की बिल्डिंग्स के ग्लास टूट गए। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। ज़ॉम्बीज आग और हीट से बचने के लिए उन जगहों की तरफ भाग रहे थे जहां ज्यादा इंसान थे, मतलब यूनिवर्सिटी सिटी। मैं और चेनमो क्लॉक टावर की छत पर खड़े थे। तेज हवा हमारे कपड़ों को जोर से हिला रही थी। चेनमो ने ड्रोन कैमरा की तरफ देखते हुए घबराकर कहा, यह बहुत बुरा है, पूरा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इस तरफ आ रहा है, कम से कम 1 लाख ज़ॉम्बीज। मैंने नीचे ज़ॉम्बी ओशन को देखा। उस भीड़ के बीच 10 से ज्यादा टीयर, 2 टायरेंट्स थे और उनके पीछे एक ट्रक जितना बड़ा मॉन्स्टर चल रहा था। टीयर 3 जायंट ज़ॉम्बी लॉर्ड। मिलिट्री सोच रही थी कि वो ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके खत्म कर देगी, लेकिन उन्होंने पर्पल मिस्ट की एवोल्यूशन स्पीड को बहुत हल्के में लिया था। मैंने रूफ पर रखे केमिकल बॉटल्स की तरफ देखा। चेनमो ने अल्कोहल, साउंड प्रूफ कॉटन और बाकी केमिकल्स से मोलोटोव्स बना दिए थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी एक ट्रांसपेरेंट सील बैग। उसके अंदर अकूस्टिक म्यूटेंट की निकाली हुई फेरोमोन ग्लैंड थी। मैंने बैग उठाकर चेनमो को दिया। इसे ड्रोन से बांधो और स्टेडियम के ऊपर ले जाकर गिरा दो। इस समय स्टेडियम स्पोर्ट्स अकेडमी के फ्रेटर्निटी ग्रुप के कब्जे में था। पिछली जिंदगी में उन्होंने उस जगह को स्लेव कैंप बना दिया था। वहां सबसे ज्यादा इंसान थे, मतलब ज़ॉम्बीज के लिए सबसे
सबसे बड़ा टारगेट, और यह म्यूटेंट फेरोमोन उन ज़ॉम्बीज के लिए अल्टीमेट अट्रैक्शन था। जैसे ही ये स्टेडियम में फटेगा, पूरी हॉर्ड वहीं टूट पड़ेगी। चेनमो हिचकिचाया, लेकिन वहां अभी भी सर्वाइवर्स हैं। उसे नहीं पता था कि वहां छुपे सर्वाइवर्स असल में खूंखार साइकोपैथ्स थे। मैंने उसका जबड़ा पकड़कर नीचे की तरफ घुमाया, जहां ज़ॉम्बीज हमारी एकेडमिक बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ध्यान से देखो, अगर हॉर्ड यहाँ घुस गई तो इस बिल्डिंग में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हमें मेन फोर्स को दूसरी तरफ मोड़ना होगा। चेनमो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ड्रोन आसमान में उड़ रहा था। उसके नीचे वो फ्लैश ग्लैंड लटक रही थी। 2 किलोमीटर दूर स्टेडियम के अंदर फ्रेटर्निटी बॉस बियर पीते हुए सोफा पर बैठा था। उसके दोनों तरफ डरी हुई लड़कियां बैठी थीं। वो जोर से हंसकर बोला, अपोक्लिप्स जाए भाड़ में, अब यहाँ मैं किंग हूँ। तभी स्काईलाइट टूट गया। ड्रोन अंदर आया और उसने वो पर्पल फ्लैश बास्केटबॉल कोर्ट पर गिरा दी। एक सड़ी हुई बदबू पूरे स्टेडियम में फैल गई। अगले ही पल बाहर पूरा ज़ॉम्बी हॉर्ड रुक गया। दसियों हजार सफेद आंखें एक साथ स्टेडियम की तरफ घूम गईं। फिर पूरी हॉर्ड पागलों की तरह स्टेडियम पर टूट पड़ी। लोहे के गेट्स कुछ ही सेकंड में टूट गए। ब्लैक फ्लड की तरह ज़ॉम्बीज अंदर घुस गए। बचाओ, नहीं। उनकी चीखें 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। कुछ 100 दरिंदों की मौत के बदले मैंने हजारों स्टूडेंट्स की जान बचाई थी। और सबसे जरूरी, अब मुझे टियर 3 ज़ॉम्बी लॉर्ड तक पहुंचने का मौका मिल गया था। अब स्टेज पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मैंने दूर स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ देखा। वहां वो अकेला खड़ा था। टियर 3 जायंट ज़ॉम्बी लॉर्ड, लगभग 5 मीटर लंबा, पूरी बॉडी ब्लैक चितिन आर्मर से ढकी हुई, और उसके हाथ में एक टूटा हुआ स्ट्रीट लैंप था, जिसे वो हथियार की तरह घसीट रहा था। नहीं, रुको और ध्यान से देखो, मैं ज़ॉम्बी को कैसे स्लॉटर करता हूँ। मैंने चेनमो की तरफ वो पिस्टल फेंकी जो मैंने एक प्लेन क्लोज कॉप से उठाई थी। फिर बिना रुके मैंने क्लॉक टावर की गार्ड रेल के ऊपर से छलांग लगा दी। बॉस फ्लोर के पास पहुंचते ही मेरी पीठ से निकले बोन अपेंडेजेस अचानक बिल्डिंग की वॉल में धंस गए। चिंगारियों की लंबी लकीर हवा में फैल गई। फिर 10th फ्लोर के पास मैंने दूसरी बार ब्रेक लगाया और अगले ही पल धड़ा जमीन पर आ गिरा। कंक्रीट फ्लोर पूरी तरह क्रैक से भर गया। मैं सीधे टियर 3 जायंट ज़ॉम्बी लॉर्ड के सामने खड़ा था। उसने नीचे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्रेडेटर की इंस्टिंक्ट चमकी। उसे महसूस हो गया था कि मैं भी उसकी तरह ही एक मॉन्स्टर हूं। अगले ही पल उसने कई टन भारी स्ट्रीट लैंप उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमा दिया, लेकिन मैं हिला तक नहीं। मेरे पूरे शरीर पर ब्लैक बोन आर्मर फैल गया। बोन टायरेंट मोड 100% एक्टिवेटेड। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दहाड़ा, आजा, फिर धड़ाम। स्ट्रीट लैंप मेरे ऊपर गिरा। पूरा ग्राउंड कांप उठा। उसी वक्त आसमान से मिलिट्री की दूसरी मिसाइल बराज गिरने लगी। जलते हुए मीटियोर्स पूरे बैटलफील्ड को लाल रोशनी से भर रहे। मेरे बोन अपेंडेजेस उसकी आई सॉकेट में घुस गए, सीधे स्कल के अंदर तक। लेकिन ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था। टियर 3 जायंट ज़ॉम्बी लॉर्ड की वाइटैलिटी बेहद खतरनाक थी। वो गिरा नहीं, बल्कि और ज्यादा पागल हो गया। उसने स्ट्रीट लैंप छोड़ दिया और अपने दोनों विशाल हाथ मेरे ऊपर दे मारे, जैसे किसी मच्छर को कुचल रहा हो। हवा का दबाव जैसे ही उसके दोनों हाथ मुझे क्रश करने वाले थे, मेरी पीठ के चारों बोन अपेंडेजेस अचानक सिकुड़ गए और अगले ही पल मैं गोली की तरह आसमान में लॉन्च हो गया। ज़ॉम्बी लॉर्ड के दोनों हाथ आपस में टकरा गए। उसका खुद का चेहरा चकनाचूर हो गया। नाक मांस के लोथड़े में बदल गई। आंखें बाहर निकलने लगी। मिड एयर में मैंने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट की, एक्सोस्केलेटन ग्रेविटी ओवरलोड मोड। मेरे दोनों पैरों का बोन आर्मर 3 गुना मोटा हो गया। उनका वेट अचानक कई गुना बढ़ गया। अब मैं आसमान से गिरता हुआ इंसान नहीं था, बल्कि मीटियोर बन चुका था। मैंने अपने दोनों पैरों को हैमर की तरह जोड़ा और सीधे उसके टूटे हुए स्कल की तरफ निशाना लगाया। फ्री फॉल की पूरी स्पीड और हजारों किलो के वेट के साथ मैं दहाड़ा। मेरे दोनों पैर सीधे उसके स्कल में धंस गए। जो क्रैक पहले बना था वो पूरी तरह फट गया। उसका स्कल एक्सप्लोजन की तरह टूट गया। मेरा आधा शरीर उसके ब्रेन के अंदर तक धंस चुका था। टियर 3 जायंट ज़ॉम्बी लॉर्ड कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया और फिर उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पीछे की तरफ गिरने लगा। अच्छी चीज, चेनमो ने खून की उल्टी करते हुए कांपती आवाज में कहा, कुछ मत करना, वो इंसान नहीं है, वो डीमन है। तुम सब इसका पछतावा करोगे। गू चेंग हल्का सा मुस्कुराया। उसका चेहरा अभी भी काल्म और एलिगेंट था। डीमन, इस अपोकलिप्स में सिर्फ वही लोग ऊपर रहेंगे जिनके पास दिमाग और रिसोर्सेज हैं। जिसके पास सिर्फ ताकत हो वो ज्यादा से ज्यादा एक टूल बन सकता है। उसने उंगलियां स्नैप किंग। एम्बुश तैयार है। एक भारी शरीर वाला लड़का आगे आया। उसके हाथ में माके शिफ्ट क्रॉसबो था। उसके बोल्ट पर हरे रंग का टॉक्सिक केमिकल चमक रहा था। डोंट वरी प्रेसिडेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन न्यूरोटॉक्सिन है, हाथी तक को गिरा देगा। ऊपर से हमारे पास 2 गन्स भी हैं। जैसे ही वो अंदर आएगा मर जाएगा। तभी स्टेयरवेल से कदमों की अप आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे आने वाले इंसान को किसी खतरे की परवाह ही ना हो। गू चेंग की आंखें सिकुड़ गईं। वो तुरंत अपने शील्ड पकड़े लैकीज के पीछे छुपट भी लग रहा था। गू चेंग तुरंत मुस्कुराया और ताली बजाने लगा। क्लासमेट शू, हम सबने
अभी तुम्हारी फाइट देखी, तुम बिल्कुल गॉड ऑफ वॉर जैसे लग रहे थे। मैं गू छेंग हूँ, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, सभी बचे हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज इतनी स्मूथ थी कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट उस पर भरोसा कर लेता, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजर सीधे जमीन पर पड़े चेन मो पर गई। अभी तक जिंदा हो? चेन मो मुश्किल से बोला। बॉस, आई आंसर। मैं लाइन होल्ड नहीं कर पाया। मैंने शांत आवाज में कहा, जब तक तुम जिंदा हो तब तक ठीक है। फिर मैंने पहली बार गू चेंग की तरफ देखा, ऐसे जैसे कोई सर्कस के बंदर को देखता है। हटो। उसकी मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्लासमेट सू, इतने कोल्ड मत बनो। तुम खुद देख रहे हो सिचुएशन कितनी खराब है। तुम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। हमने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, सेफ जोन बनाया है, पानी है, खाना है, बिजली है और खूबसूरत लड़कियां भी। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और अपने कोर्स और वेपन्स हमें दे दो तो मैं तुम्हें हेड ऑफ सिक्योरिटी बना सकता हूँ, यानी मेरे बाद सबसे ऊपर। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। हटो, मुझे तीसरी बार रिपीट करना पसंद नहीं। इस बार गू छंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में छुपी नफरत बाहर आ गई। तुम्हें लगता है तुम इनविंसिबल हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एक बड़ा ज़ॉम्बी मार दिया? तुम्हारे पास अब कितनी स्टेमिना बची है? हम यहाँ 8 लोग हैं और 2 गन्स। उसने जोर से हाथ हिलाया। इसके हाथ पैर तोड़ दो, जिंदा रखना। हमें इससे कोर्स इस्तेमाल करने का तरीका निकलवा। 2 गन शॉट्स पूरे रूफ पर गूंज उठे। बुलेट सीधे मेरे नीज की तरफ आई। उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट ने टॉक्सिक क्रॉसबो फायर कर दिया। परफेक्ट क्रॉस फायर। गू छेंग के चेहरे पर क्रूल स्माइल आ गई। उसे पूरा यकीन था कि मैं खत्म हो चुका हूँ, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल जम गई। मैंने ना डॉज किया ना ब्लॉक। बुलेट्स मेरे घुटनों से टकराई, पिंग जैसे स्टील प्लेट पर लगी हो, और उछलकर दूर गिर गई। क्रॉसबो बोल्ट मेरी स्किन तक नहीं भेद पाया। वो बीच से टूट गया। मैंने धीरे से अपने नीज से धूल साफ की। वहां पिच ब्लैक छितिन लेयर बन चुकी थी। एक स्क्रैच तक नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, बस यही था तुम्हारा ट्रम्प कार्ड? गनमैन के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से गन गिर गई। अगले ही पल मैं गायब हो गया। क्रैक। गनमैन का हाथ हवा में उड़ गया। उसकी चीख निकलने से पहले ही मेरा हाथ वाइस प्रेसिडेंट के गले पर था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पॉइजन पसंद है? तो चलो मैं तुम्हें असली पॉइजन दिखाता हूँ। मेरी उंगलियों से पर्पल वेनम उसकी स्किन में घुसने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसकी नसें फूलने लगी। उसका शरीर पिघलने लगा जैसे जलती हुई मोमबत्ती। लेकिन वो चीख तक नहीं पाया क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड सबसे पहले गल चुकी थी। बाकी लैकीज पूरी तरह टूट गए। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, ये इंसान नहीं है, ये मॉन्स्टर है, भागो। सभी डरकर भागने लगे, लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं किया। मैंने नीचे पड़े कुछ लूज स्क्रूज उठाए, वही स्क्रूज जो चेन मो ड्रोन रिपेयर के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने हल्का सा रिस्ट फ्लिक किया। वो स्क्रूज बुलेट्स की तरह हवा में निकले। भागते हुए स्टूडेंट्स एक एक करके गिर गए। पूरा काम 5 सेकंड से भी कम में खत्म हो गया। अब रूफ पर सिर्फ गू छेंग बचा था। उसकी टांगे कांप रही थी। उसकी पैंट्स तक भीग चुकी थी। उसकी सारी एलिगेंस गायब हो चुकी थी। मुझे मत मारो, मेरे डैड स्कूल प्रिंसिपल हैं। मेरे पास पैसा है, डाउनटाउन में विला है। मैं हल्का सा हंसा। पैसा? इस दुनिया में उसकी कीमत इतनी भी नहीं कि उससे तुम अपना पीछे साफ कर सको। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और उसे रूफ के किनारे तक घसीट ले गया। नीचे 30 फ्लोर गहरी मौत थी और ज़ॉम्बीज का समंदर। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम सबसे ऊपर रहना चाहते थे ना? तो लो अबा, मैं तुम्हें सबसे ऊंची जगह भेज देता हूँ। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने चींटी जैसी थी। मैंने हल्का सा पुश दिया। उसका शरीर हवा में उछला और नीचे अंधेरे में गिर गया। मैं वापस चेनमो के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चल सकते हो? चेनमो मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता रहा। उसकी आंखों में डर, सम्मान और पागलपन जैसा भरोसा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर क्रॉल करके भी चलना पड़े तो भी मैं आपके पीछे आऊंगा। मैंने दूर लाइब्रेरी की तरफ देखा, कहा, चलो अब असली काम शुरू करने का समय। नेस्ट। लाइब्रेरी की बाहरी दीवारें फ्लैश पिंक माइसीलियम की धड़कती हुई परत से ढकी हुई थीं। पूरी बिल्डिंग ऐसे लग रही थी जैसे वो सांस ले रही हो। मेन एंट्रेंस के इलेक्ट्रॉनिक टर्नस्टाइल्स जंग लगकर स्क्रैप मेटल बन चुके थे और जमीन पर फैला हुआ स्लाइमी बायोलॉजिकल कारपेट हर कुछ सेकंड में येलो स्पोर्स हवा में छोड़ रहा था। मैंने चेनमो को राइट गियर पहनाया, फिर एक गीले कपड़े को मेकशिफ्ट गैस मास्क की तरह उसके चेहरे पर बांध दिया। चेनमो ने कांपती आवाज में कहा, बॉस, यहाँ के रेडिएशन वैल्यूज चार्ट से बाहर हैं। हमें सच में अंदर नहीं जाना चाहिए। उसने गाइगर काउंटर मेरी तरफ घुमाया। उसकी नीडल पागलों की तरह घूम रही थी। ये नॉर्मल रेडिएशन नहीं है, ये बायो एनर्जी रेडिएशन। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है, ये एक हैचरी है। पिछली जिंदगी में ऐसी हैचरीज अपोकलिप्स के बीच में दिखाई देती थी। ये हाई टियर वेरिएंट्स के जन्मस्थान थे। यहाँ की फंगस लेयर का हर इंच इंसानी लाशों को डाइजेस्ट करके बनाया गया था और उसके सबसे डीप कोर में एक मदर ऑर्गेनिज्म पल रही थी। मैंने चेनमो की तरफ देखे बिना कहा, एंट्रेंस गार्ड करो, अंदर चाहे कुछ भी सुनाई दे, अंदर मत आना। इस फाइट में साइकिक अटैक्स शामिल थे। चेनमो अंदर आता तो सिर्फ लायबिलिटी बनता। वाई एस बॉस।
चेनमो तुरंत कवर के पीछे छुप गया। मैंने डीप ब्रेथ ली और उस बायोलॉजिकल कारपेट पर कदम रखा। मेरे बूट्स के नीचे का एहसास ऐसा था जैसे जिंदा कीड़ों के ढेर पर पैर रख दिया हो। पहली मंजिल का मेन लॉबी पूरी तरह खाली था। बस एक वेट स्क्विशिंग साउंड पूरे हॉल में गूंज रही थी, लेकिन मैं जानता था यहाँ आंखें हर जगह थीं। वार्निंग, साइकिक वेव स्कैनिंग डिटेक्टेड। अचानक मेरे दिमाग में तेज घंटी सी बजी और सामने का एम्प्टी लॉबी पूरी तरह बदल गया। अब वहां हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे, स्कूल यूनिफॉर्म में, एक्सप्रेशनलेस फेसेस के साथ, और एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में बुक्स के पेजेस पलट रहे थे। एक मेमोरी इल्यूजन। मैं हल्का सा हंसा। टियर 2 पीक साइकिक इंटरफेरेंस। लगता है मदर अच्छी तरह ग्रो कर चुकी है। मैंने अपनी वेनमस विजन एक्टिवेट की। शूरा आए। मेरी आंखें पर्पल क्रिम्सन लाइट से चमक उठी और इल्यूजन तुरंत टूट गया। वो स्टूडेंट्स असली नहीं थे, वो सूखी हुई लाशें थीं जो सीलिंग से लटक रही थीं। उनके स्कल्स खुले हुए थे और पिंक टेंटिकल्स उनके दिमाग में घुसे हुए थे, उन्हें लाइब्रेरी के न्यूरल नेटवर्क से जोड़ते